देखो, दवा का मतलब हर बार कोई टैबलेट नहीं होता। दवा का मतलब हर बार कोई टैबलेट नहीं होता। कई बार सिर्फ और सिर्फ खुली हवा में सांस लेना दवा की तरह काम करता है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपके सामने हाजिर है गंगोत्री गोमुख तपोवन ट्रेक सीरीज का दूसरी यानी चीरवासा से गोमुख तक का वीडियो लेकर। कल रात को हमारे गाइड पोर्टर भाई लोगों का बनाया हुआ खाना खाकर जल्दी सो गए थे। ये लोग सिर्फ अच्छा गाइड ही नहीं, अच्छा कुक भी है। इस जगह पे जो खाना इन्होंने दिया वो एकदम मस्त था। कल हमारे कैंप के पास जिस पाइप से पानी आ रहा था वो एकदम जम चुका था, इसलिए खाना बनाने की पानी लाना पड़ा नदी से। हमारे टेंट के ऊपर और अंदर भी थोड़ा थोड़ा ओस जमकर बर्फ बन चुका था। खैर, जो भी हो, आज हमें जल्दी निकलना था गोमुख तपोवन के लिए। और हम निकले भी। सुबह सुबह भाई लोगों ने जो खीर दिया वो खाना खाकर हम निकले सुबह का 8 बजे। आज हमें चलना है एकदम 3580 मीटर हाइट से 4000 मीटर तक। पहला डेस्टिनेशन 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित भोजवासा, दूसरा डेस्टिनेशन भोजवासा से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित गोमुख। 3 वीडियो का इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में आप सुने थे भगीरथ और माँ गंगा का कहानी। क्यों भगीरथ महाराज ने माँ गंगा को धरती पे बुलाए, कैसे माँ गंगा धरती पे पधारे, ये सब। और दूसरे वीडियो में यानी आज का वीडियो में जियोग्राफी और जियोलॉजी के बारे में डिस्कशन होगा यहाँ का। और आखिरी वीडियो में गंगोत्री गोमुख तपोवन ट्रेक का परमिट और गाइड पोर्टर के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। इसके अलावा एक और कहानी भी बताऊंगा, क्यों गंगाजल को इतना पावन बोला जाता है, क्यों गंगाजल पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, गंगाजल का कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू है कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में शायद एक सवाल आपके मन में रह गया होगा कि क्यों देवराज इंद्र ने महाराज सागर के अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुराए थे। इसका कारण है महाराज सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा। इससे देवराज इंद्र से भी वो शक्तिशाली बन जाएंगे। 99 यज्ञ तक उन्होंने बिना बाधा से संपन्न कर लिए, किंतु वो एक आखिरी यज्ञ पूर्ण ना हो सके, इसलिए देवराज इंद्र ने अश्वमेध का अश्व के साथ छल किया। खैर, वो कहानी रहने दो। हमें तो अच्छा लगता है निखरी हुई धूप में चलना, अच्छा लगता है पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियां। और अगर ये वादियां धूप में खिलती रहे तो क्या बात। अगर आप निखरी धूप में इन पहाड़ों में चलना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर के सेकेंड हाफ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जब यहाँ आपको बारिश नहीं मिलेगी। चलते चलते अचानक रुक गया याश भाई। अचानक हाथ में उठा लिया कुछ। भरल का सिंह। अच्छा। वो जो सिंह हमें मिला रास्ते में वो यहाँ का भराल नाम की प्राणी का है, जो हमें लौटते वक्त मिलेगा। चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ का जियोलॉजी और जियोग्राफी का डिस्कशन। एक्चुअली गंगा नदी का ट्रिब्यूटरी अलकनंदा, गंडक, कोशी नदियां हिमालय का जन्म से भी पुराना है, इसलिए इसे एंटीसीडेंट नदी भी बोला जाता है। जब हिमालय बन रहा था या आज भी ये नदियां हिमालय को काटकर डीप गॉर्ज बनाकर चलते हैं। एक्चुअली हिमालय का रिवर सिस्टम को लेकर बहुत सारा थियोरीज है। उनमें से एक है टेथिस सागर वाला। माना जाता है कि हिमालय के बनने के पहले हिमालय के जगह पर एक सागर हुआ करता था जिसे टेथिस नाम दिया गया है, और वही सागर से ये सारे नदियों का जन्म होता है। और आज वही टेथिस सागर छोटे छोटे लेक के रूप में हिमालय में मौजूद है, जैसे मानसरोवर, राक्षस सरोवर, पेंगोंग, गुरुदोंगमार, नैनीताल, भीमताल, केदारताल इत्यादि। साइंटिस्ट द्वारा यह भी बोला गया है कि यमुना पहले सरस्वती नदी का ट्रिब्यूटरी था और सरस्वती नदी ट्रिब्यूटरी था सिंधु का, किंतु बाद में भूतात्विक परिवर्तन के चलते अरावली पहाड़ बीच में आ जाने के कारण यमुना अपना रुख बदल दिया और गंगा का ट्रिब्यूटरी बन जाता है।
यहाँ से शुरू होता है लैंडफॉल एरिया। इसे गीला पहाड़ भी बोला जाता है। कभी कभी 1000 फीट ऊपर से नदी पे पत्थर आके गिरते हैं। गाइड साहब ने बोल दिया कि धीमी गति से चलते रहो, रुको मत। यहाँ जोर से बात भी नहीं करनी चाहिए, आवाज से भी यहाँ पत्थर गिर सकता है। तो बेहतर यही है कि धीरे धीरे आगे चलते रहो और ख्याल रखो कि ऊपर से पत्थर आके ना गिरे। ये जगह देखने में ऐसा लगता है कि ये चूना पत्थर से बनाया गया है, इसलिए वर्षा के टाइम यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। और यही वो जगह है जहाँ भड़ाल मिलता है। कभी आपने ट्रेक किया है पहाड़ों में? किया है तो जानते होंगे पानी की अहमियत। पहाड़ों में चलते चलते गला सूख जाता है, पानी पीने का मन करता है। बहुत सारे ट्रेक ऐसा है कि रास्ते में आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ समय अंतर ही आपको पानी मिलेगा। तो हमने भी यहाँ बैठ के थोड़ा पानी पी लिया और बोतल भी भर लिया अपना अपना। खैर जो भी हो, आज भी इन नदियों का जन्म कैसे हुआ उसे लेकर डिबेट होता है, लेकिन कुछ राज तो बिल्कुल है। नहीं तो ऋग्वेद का सरस्वती नदी आज किधर है? कैसे वो नदी विलुप्त हो गया? छोड़ो, ये सब कभी बाद में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा रेस्ट करके हम फिर एक बार चलते रहे भोजवासा की तरफ। उधर ऊपर धूप भी चढ़ा हुआ था। गीला पहाड़ के बाद जो चट्टान आता है, वहां से भोजवासा ज्यादा दूर नहीं है। हम लोग भी धीरे धीरे आ पहुंचे भोजवासा में। चीरवासा से चलते हुए 2.5 घंटे में हम लोग आ पहुंचे भोजवासा में। थोड़ा विश्राम करके हमें नीचे चलना होगा। चल के बैठना होगा नदी के ऊपर केबल कार में। दूर से दिखाई देता है गंगोत्री गोमुख का सब ऊंचे ऊंचे पहाड़। रहने के लिए भोजवासा में GMVN का फैसिलिटी मिलेगा आपको। इसके अलावा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ इग्लू टाइप घर। जानते हैं क्या ये ट्रेक दूसरे ट्रेक से अलग क्यों है? अलग है सामने का नजरिए के लिए, अलग है माँ गंगा के लिए। पत्थरों का शिवलिंग तो बहुत देखे होंगे, किंतु शिवलिंग जैसा पहाड़ का भी देखा है आपने? आइए देखते हैं वो नजारा भी। महामानव का मिलन क्षेत्र, ये सुन के गया था भोजवासा के लाल बाबा आश्रम के बारे में, लेकिन अफसोस जब हम वहां पहुंचे देखा कि लाल बाबा का आश्रम तो खाली पड़ा हुआ है। हम लोगों को वहां रुकने का कोई प्लान भी नहीं था। लेकिन जो सुना वो सच तो बिल्कुल है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आप भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए पुण्यार्थियों को पाएंगे। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, विदेशों से आया हुआ बहुत सारे ट्रेकर को भी आप यहाँ रात बिताते हुए पाएंगे। लेकिन वो सब सीजन में होगा, अभी तो ऑफ सीजन का शुरुआत है। ऑफ सीजन में आने का कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी। जैसे हमने करीब 1 घंटे बिताए भोजवासा में ताकि हम केबल कार से नदी के दूसरे तट पर चल सके, लेकिन बाधा दिया फॉरेस्ट गार्ड वालों ने, क्योंकि अभी केबल कार से जाने की अनुमति नहीं है। क्यों अनुमति नहीं है? चलते तो सभी यहीं से है, क्योंकि एक ट्रैवलर हमारे आने के पहले इस रास्ते से चलते हुए गुम हो चुके तपोवन में, तो इसलिए फॉरेस्ट गार्ड हमें आगे चलने की अनुमति नहीं दे रहा था। हमें चलना होगा दूसरे साइड से, अभी जिस साइड हम हैं उस साइड से। पहले इसी साइड से गाइड लोग ले चलते थे तपोवन ट्रेक में। गोमुख के बाद ग्लेशियर के ऊपर से चलना होता था तपोवन की तरफ, लेकिन अभी वो रास्ता बंद हो चुका ग्लेशियर टूटने के कारण। और ये ठीक भी है, क्योंकि पिछले 70 साल में गंगोत्री ग्लेशियर 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, और अगर ऐसे ही हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो एक टाइम ना रहेगी ग्लेशियर ना रहेगी गंगा जल। भोजवासा से गंगोत्री 5 किलोमीटर का ट्रेक है, और ये ट्रेक में रास्ते की जगह आपको चलना होगा बोल्डर के ऊपर से। कुछ लोग धूप की वजह से यहाँ सनस्क्रीन लाना प्रेफर करते हैं, पर आप सनस्क्रीन लाए या ना लाए, टोपी आप जरूर पहन के आना, क्योंकि
यहाँ हवा बहुत तेज है। चलते चलते एक टाइम हम आ पहुंचे गोमुख क्षेत्र में। गोमुख क्षेत्र से ही दिखाई दे रहा था तपोवन के रास्ते। पहले सोच के आए थे कि चलेंगे तपोवन तक, लेकिन पहले भोजबासा में 1 घंटा बर्बाद होना और तपोवन में एक आदमी का लापता होना हमको सोच में डुबा दिया। लेकिन हमारा गाइड सब तो चले गए नदी के ऊपर से उस पार चलने के रास्ता ढूंढने में। क्या करे क्या करे। चलते चलते थक कर यहाँ हमने थोड़ा रेस्ट किया। अभी हम पहुंचे गोमुख पर। सामने दिखाई दे रहा है भागीरथी पीक और वहाँ नीचे जो पहाड़ है उसे शिवलिंग बोलते हैं, जो तपोवन से भी दिखाई देता है। यही वो जगह है जहां एक टाइम गोमुख हुआ करता था, किंतु आज गोमुख कुछ दूर और पीछे चला गया है। यही वो जगह है जहां बैठ के हमारे मुनि ऋषि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते थे, लेकिन आज वो पीछे रख के गए हैं भगवान भोलेनाथ की ये मूर्तियां। ये वो जगह है जहां आप सोच में पड़ जाएंगे कि किन को पूजा जाए, सामने खड़ा भागीरथी पर्वतों को या शिवलिंग जैसा आकार वाले शिवलिंग पर्वत को, या आपके सामने पड़ा भोलेनाथ की इन मूर्तियों को। गंगा जल जिसे भारतवर्ष में सबसे पावन माना गया है, उसे इतना पावन क्यों माना गया है जानते हैं क्या? 1896 में एक रिसर्च के दौरान हजारों कॉलेरा बैक्टीरिया को 3 घंटे गंगा जल में रखा गया था। 3 घंटे बाद उस कॉलेरा बैक्टीरिया को डेड पाया गया। क्या है कि गंगा के पानी में 20 अलग प्रकार के बैक्टीरियोफाज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाते हैं। बाकी नदियों के मुकाबले इसमें 25% ज़्यादा ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसलिए टीबी, कॉलेरा जैसे अधिकतर बीमारियां गंगा जल में ख़त्म हो जाता है। गोमुख क्षेत्र का इस जगह से आप देख पाएंगे ग्लेशियर का टूटा हुआ एक पार्ट, जो ये चीख चीख के बताएगा कि यहाँ पहले गोमुख हुआ करता था, पर इंसान की गलतियों की वजह से आज वो पीछे जा चुका। और हमारे सामने आज भी कुछ लोग बर्फ के उस टूटे पार्ट के ऊपर नाच रहे थे। शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ठीक ही किया ट्रैवलर को ग्लेशियर के ऊपर ना चढ़ने देने से। नदी के किनारे पत्थरों के बीच पड़ा हुआ टूटा ग्लेशियर देखकर दुख हो रहा था। दुख हो रहा था दूर से तपोवन और शिवलिंग देखकर। इतनी दूर तक आकर तपोवन ना देख पाना हमारे लिए कुछ शौक से कम नहीं था, पर वहां जाने की डिसीजन भी एकदम सही था। कभी आपने सोचा है वो कॉफी कैसा होगा जो सीधा ग्लेशियर का पानी से बनाया गया है? कैसा होगा वो नज़ारा जो कॉफी पीते पीते आप देखेंगे गोमुख का? हाँ, इसी जगह पे सौरभ भाई और यश भाई ने हमें पिलाए गरम कॉफ़ी। इसी बीच हमने डिसीजन ले लिया कि तपोवन हमें नहीं चलना, क्योंकि सुना के बर्फ़ में डूब चुका है तपोवन और मौनी बाबा भी नीचे आ चुके। साथ ही दिखाई दे रहा था तपोवन में होता हुआ हवाओं का तूफान। एक एक करके फिर एक बार देख रहे थे भागीरथी 1 और 2 पीक। साथ ही दूर से दिखाई दे रहा था गोमुख, जिसका हाइट है 4023 मीटर। माउंट शिवलिंग, जिसका हाइट 6500 मीटर से भी ज़्यादा है, वो केदार पर्वत से ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर जाना बहुत ही मुश्किल। ऐसे ही पहाड़ को देखते देखते हमारा टाइम आ चुका था लौटने का, पर लौटने का तो मन नहीं कर रहा था, पर क्या करें, लौटना तो है। लौटते हुए हम कुछ चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे, क्योंकि लौटने के टाइम गीला पहाड़ से पत्थर गिरकर रास्ता ब्लॉक हो चुका था। गंगा का एक धारा भागीरथी नाम से गंगोत्री हिमनद से बहकर देवप्रयाग में दूसरे धारा अलकानंदा से मिलता है। वहां से गंगा नाम लेकर पहुंचता है हरिद्वार में। अलकानंदा नदी का जन्म होता है बद्रीनाथ के निकट स्थित माना गांव के पास सतोपंथ हिमनद से। हरिद्वार में गंगा का पहाड़ी या अपर फेस का खात्मा होता है
और शुरू होता है मिडिल फेज का, जो चलता है राजमहल तक। वहां से शुरू होता है लोअर फेज का। गंगा नदी टोटल 2525 किलोमीटर लंबा है। ये उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर बांग्लादेश में पद्मा नाम से प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं समुद्र में। लेकिन इसका बेसिन 10 राज्य में फैला हुआ है और ये बेसिन भारत का टोटल 26.3% लैंड है। धीरे धीरे हम लौटते वक्त आ पहुंचे फिर एक बार लैंडफॉल एरिया में। गाइड को क्यों पहाड़ों में ट्रेकर लोग भगवान का दर्जा देते हैं वो आप देख पाएंगे। लौटते वक्त रास्ता पत्थरों से भर चुका था, ऐसे कि चल पाना ही मुश्किल था। यहाँ चलते वक्त डर लग रहा था कि खाई में ना गिर जाए। तभी सौरभ भाई नीचे जाकर अपने हाथ से पत्थर को गार्ड किया और यश भाई एक एक का हाथ पकड़कर हमें सेफली पहुंचाए। इसलिए सौरभ भाई और यश भाई को थैंक्स तो बनता है। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कुछ देखने की और पाने की खुशी हम में छा चुका था। फिर चीरवासा तक चलते चलते हमारा मुलाकात होता है भराल के झुंड के साथ। भराल को कुछ लोग ब्लू शिप भी बोलते हैं। ये ऊंचे हिमालय में मिलते हैं। इंडिया, भूटान, चाइना, नेपाल में मिलता है भराल। बुद्धिस्ट लोग कभी कभी धार्मिक कारणों के लिए इसे बचाते हैं। जहां इनका पॉपुलेशन ज्यादा है वहां कभी कभी ये स्नो लेपर्ड, हिमालयन ऊल्व्स के शिकार बन जाते हैं। 1935 में एक अंग्रेज डॉक्टर इलाहाबाद के गंगा में एक टीबी पेशेंट के डेड बॉडी के पास से गंगा जल लेकर 2 महीने बाद लंदन में टेस्ट करने से तब भी कोई कीटाणु गंगा जल में नहीं मिला। शायद ये सब कारण के लिए ही हमारे पूर्वज गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया और आज भी हर शुभ कार्य में हम गंगा जल को ही इस्तेमाल करते हैं। खैर जो भी हो, हम लोग धीरे धीरे चलने लगे हमारा चीरवासा कैंप की तरफ। आज हम बहुत थक चुके थे। 20 किलोमीटर चल के आज पूरी रात हम रेस्ट लेंगे और फिर अगले दिन हम नीचे चले जाएंगे। रात को खाने में राजमा चावल मिला हमारा गाइड साहब से। खाना खाकर आज हम चैन के नींद सोएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आप देख पाएंगे हमारा ट्रेक का लास्ट वीडियो। इस वीडियो में आपको हमारे गाइड पोर्टर भाई लोगों के बारे में पता चलेगा कि कैसे आप इन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पता चलेगा कैसे आप ट्रेक का परमिशन जुगाड़ कर सकते हैं इत्यादि। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों खुश रहे आप। धन्यवाद।